हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अनुकूलन आरसीएम विधि के द्वारा किस प्रकार किया गया इसका अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अनुकूलन कहें या उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने को कहें, बात एक ही है। जैसे अनुदेशनात्मक का तात्पर्य होता है कि शिक्षण के पश्चात यानी शिक्षण के उद्देश्यों को शिक्षण प्रक्रिया के बाद इस प्रकार से बालकों को निर्देशित करें कि शिक्षण के उद्देश्य अस्थायी रूप से प्राप्त हो जाए, उसी को कहते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। और उसको अगर सिंपल वे में कहें तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम शिक्षण के उद्देश्यों को इस प्रकार से व्यवहारिक रूप में लिखें या व्यवहारिक रूप में बनाएं कि ताकि बालक जो है समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों का अधिगम अस्थायी रूप से हो जाए। बात एक ही है। अब आते हैं, अगर कहा जाए उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखना, तब भी वही बात है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का अनुकूलन यानी छात्रों के अनुसार बनाया जाए, यह भी बात क्या है, एक ही है। देखिए भाई, जब तक किसी बात को हर पहलू से आप नहीं समझेंगे तब तक दो बातों में समानता या अंतर करना कठिन हो जाएगा आपके लिए। अतः यह विषयगत है। विषय को जब तक व्यापक और व्यवस्थित और संतुलित ढंग से नहीं समझेंगे तब तक उसकी गहराई में उतरना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो आइए ये कहें कि व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में लिखना उद्देश्य को, या ये कहें अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अनुकूलन करना छात्रों के लिए, छात्रों के अनुसार समावेशी शिक्षा के लिए, दोनों बात एक ही है। तो आइए हम लोग इस आरसीएम विधि को देखते हैं, मेथड्स को देखते हैं। आरसीएम, ये पहले ये जानना है कि उद्देश्यों के व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए के संदर्भ में कि बालकों का अधिगम अधिक से अधिक विषय वस्तु के संदर्भ में व्यवस्थित रूप में हो सके, इसके लिए अनेक विदेशी मनोवैज्ञानिकों ने अपना अध्ययन करते हुए बताया है। परंतु हम पहले भारत का जो अध्ययन किया गया है डॉक्टर दवे द्वारा, जो मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के शिक्षक हैं, प्रोफेसर रहे हैं, इन्होंने जो है क्या किया कि इन्होंने बताया कि वास्तव में जो हमारा शैक्षिक उद्देश्य होता है, ये शैक्षिक उद्देश्य 4 प्रकार का होना चाहिए। शैक्षिक उद्देश्य किस आधार पर होना चाहिए? 4 प्रकार का होना चाहिए। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा सृजनात्मकता। अब यानी हमारा उद्देश्य बालकों को ज्ञान देना, जानकारियाँ देना, सूचना देना, ये सब इससे संबंधित होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य बालकों में समझ विकसित करना। तीसरा उद्देश्य उस ज्ञान का जब समझ में आता है उसी समझ का प्रयोग देना, उस एप्लीकेशन देना, उसको प्रयोग में लाना, उनकी प्रयोग की योग्यता क्षमता का विकास करना, उपयोग की योग्यता क्षमता का विकास करना। फिर ज्ञान जब अच्छे ढंग से हो जाएगा तो आप उसको समझने लगेंगे, जब समझ जाएंगे तो उसका प्रयोग करेंगे। तो प्रयोग तक ही नहीं शिक्षा होती, बल्कि क्या होती है, कुछ उसमें नया करना होता है। समय बदलता है, आवश्यकता बदलती है, तो उसमें कुछ न कुछ नवीनता भी होना चाहिए, अर्थात उसमें सृजनात्मकता होना चाहिए, कुछ निर्माण होना चाहिए, कुछ उसमें परिवर्तन के स्वरूप का होना चाहिए। तो इस क्षमता को भी ध्यान में रखते हुए इस पर भी आधारित हमारा व्यवहारिक उद्देश्य की रचना होनी चाहिए। यानी व्यवहारिक उद्देश्य की रचना इन 4 आधारों पर होना चाहिए, 4 प्रकार के उद्देश्यों पर होना चाहिए। इन 4 प्रकार के उद्देश्यों पर शिक्षण के उद्देश्य की रचना होनी चाहिए। इस पर जो है अपना व्यवस्थित अध्ययन करते हुए डॉक्टर दवे ने 17 मानसिक योग्यता को बताया है कि 17 मानसिक योग्यता के आधार पर इन 4 उद्देश्यों की रचना शिक्षण कार्यों में किया जाना चाहिए या शिक्षण का उद्देश्य बनाना चाहिए। यानी 17 मानसिक योग्यताओं के आधार पर 4 प्रकार के शिक्षण का उद्देश्य बनाना चाहिए। जो आप लोग लेसन प्लान में लिखते हो उद्देश्य, वह उद्देश्य सामान्य होगा तो विषय से संबंधित उद्देश्य हो जाएगा। टॉपिक से संबंधित अगर उद्देश्य बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, तो वह हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। ये सब बातें पिछले वीडियो में बताई जा चुकी है। तो यहाँ पर उन्होंने 17 मानसिक योग्यताओं के आधार पर 4 प्रकार के उद्देश्यों की रचना व्यवहारिक दृष्टिकोण से
करने पर बल मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रोफेसर डॉक्टर दवे जी ने बताया है। सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर दवे जी का जो अध्ययन है शिक्षा के क्षेत्र में, उन्होंने क्या किया, रीजनल क्षेत्रीय, इन्होंने क्षेत्रीय आधार पर भारत की विभिन्नता में जो क्षेत्रीय यानी ग्रामीण क्षेत्रीय या एक ये समझिए कि सामान्य से लेकर के विशेष परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने भारत के लिए, भारत के शिक्षण गतिविधियों के अंतर्गत पाठ्य योजनाओं में उद्देश्य की रचना हेतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन 17 मानसिक योग्यताओं के आधार पर 4 प्रकार के उद्देश्यों की रचना की बात प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होंने किन बातों का ध्यान दिया है, उद्दीपन और पुनर्बलन। उद्दीपन का तात्पर्य होता है कि ऐसी क्षमताओं का विकास करना, उद्दीपन का तात्पर्य होता है कि बालकों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए, उकसाया जाए, उद्दीपन, उनको उद्दीपन किया जाए, उद्दीपन किया जाए। और पुनर्बलन का यहाँ तात्पर्य है कि उनको इस ढंग से पढ़ाया लिखाया जाए या शिक्षा को प्रस्तुत किया जाए कि वह उसका फीडबैक, उनको उसका पारितोषिक मिल सके, उनके अधिगम की सफलता हो सके। इन 2 बातों के आधार पर इन्होंने 17 मानसिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए 4 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य की रचना पर बल दिया है। अब आइए इन 17 मानसिक क्षमताओं को देखते हैं कि किन किन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने उद्देश्य की रचना की है। पहला है प्रत्यास्मरण, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य को बनाने के लिए पाठ्य योजना में या व्यवहारिक उद्देश्य की रचना करने के लिए ज्ञानात्मक स्तर पर प्रत्यास्मरण यानी सीखी हुई बात को दोबारा बताने संबंधी प्रश्न शामिल करना चाहिए। प्रत्यास्मरण का मतलब जो बात याद है, जो आप पढ़ा चुके हैं, जो बच्चों को याद हो चुका है, कुछ ऐसे प्रश्न बनाना चाहिए कि जो उनको दोबारा बताना पड़े। दूसरा अभिज्ञान या पहचान, दूसरा ज्ञानात्मक स्तर पर ऐसे भी प्रश्न बनाना चाहिए कि जो उनको पहचानने से संबंधित हो। किसी चीज़ को पहचानना, वस्तु को पहचानना, स्थान को पहचानना, किसी प्रक्रिया को पहचानना, ये सब संबंधित प्रश्न होना चाहिए। यानी ज्ञानात्मक स्तर पर 2 प्रकार के प्रश्न पाठ्य योजना में बनाना चाहिए। एक तो जो पूछ करके बताने पर पूछा जाए तो वो बताए, दूसरा वह पहचान सके, पहचानने से संबंधित हो। 2 प्रकार के प्रश्न बनना चाहिए। फिर उन्होंने बोध स्तर की बात की। बोध स्तर पर जो उद्देश्य होगा उन्होंने 7 प्रकार का बताया कि इसमें 7 प्रकार के प्रश्न बनाना चाहिए या 7 तरह से प्रश्न बनाना चाहिए जो बालकों के समझने बुझने से संबंधित हो। पहला है संबंध, जैसे कोई चीज़ सीखा है तो उसका क्या संबंध है, दूसरे से क्या संबंध है, समाज से क्या संबंध है, उसके जीवन से क्या संबंध है, विषय से क्या संबंध है। यानी संबंधात्मक प्रश्न बनाना चाहिए उद्देश्य के लिए बोधात्मक स्तर पर। भेद, अंतर, उसमें और उससे दूसरे चीज़ों में क्या अंतर है, इस पर भी आधारित बोध स्तर पर। बोध का मतलब होता है सूझ समझ विकसित करना, सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। इस पर आधारित इस मानसिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए यानी संबंध, भेद, उदाहरण, यानी अगर वो किसी चीज़ को समझता है तो उसका उदाहरण भी दे सकता है, उदाहरण से संबंधित प्रश्न बनना चाहिए। व्याख्यान, किसी चीज़ को समझा है तो उसमें वो उसकी व्याख्या कर सकता है अपने हिसाब से, वो जितना समझा है उस हिसाब से बता सकता है बोल करके। व्याख्या से आधारित प्रश्न बन जाए। पुष्टि, अगर वो कहे कि ये, पुष्टि का मतलब एक होता है कि अगर वो उस चीज़ को समझता है तो वो बता सकता है कि यह चीज़ उपस्थित थी या नहीं थी। पुष्टि करना, यानी पुष्टि का मतलब एक प्रकार से जो है सही बातों में हाँ, गलत बातों में ना करने की क्षमता उसके अंदर आती, पुष्टि। फिर अगर वो सही ढंग से किसी चीज़ को समझा है तो सामान्यीकरण, मतलब वो उसको व्यवहार से कैसे जोड़ा जाए, व्यवहार में कैसे सामान्य रूप से उसका प्रयोग किया जाता है, सामान्य रूप से व्यवहार में किस तरह से उसको सामान्य रूप से देख सकते हैं या समझ सकते हैं, ये सब भी अगर वो समझा है तो इस पर भी आधारित प्रश्न बनाना चाहिए उद्देश्य का। वर्गीकरण,
किस समानता के आधार पर कोई समूह बनता है, किस समानता के आधार पर एक समूह दूसरे से भिन्न होता है, एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है किसी समानता के आधार पर समूह बनाना, वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्ग एक विभेद है जो किसी योग्यता क्षमता की समानता के आधार पर बनता है। तो इस वर्गीकरण यानी किसी चीज़ को समझता है तो वह दूसरे से अलग करना या उसके समान चीज़ों से मिलने वाले समूह को बना देने वाली क्षमताओं पर भी आधारित प्रश्न बनाना चाहिए। अर्थात इन्होंने बोध स्तर पर 7 प्रकार के प्रश्नों की बात की है। 7 में से जो भी आपको अच्छा लगे उस या सब पर आधारित प्रश्न बनाना चाहिए या उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। आगे है प्रयोग। प्रयोग का मतलब ही होता है किसी चीज़ का उपयोग। जैसे आप किसी चीज़ के उपयोग को समझते हैं। उपयोग तब कर सकते हैं जब उसके विषय में ज्ञान हो, आप उसे अच्छे तरह से समझते हो, तब उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तीसरे स्तर पे जब हम उद्देश्य की रचना करेंगे तो ऐसे प्रकार के प्रश्नों की रचना करते समय बालकों की तर्क पर आधारित प्रश्नों की रचना करना चाहिए। परिकल्पना प्रतिपादित स्तर पर प्रश्न करना चाहिए। परिकल्पना का मतलब क्या होता है? किसी समस्या के समाधान के लिए जो आप सोचते समझते हो वह क्या है? परिकल्पना है। एक सामान्य वे में कहते संभावित उत्तर है। समस्या के समाधान के लिए संभावित उत्तर या संभावित मानसिक प्रारूप जो उसका हल निकालता है उसे हम क्या कहते हैं? परिकल्पना। तो कोई समस्या है, उसकी जानकारी हो गई, उसके विषय में समझ लिया, अब उससे पूछो कि आप हल क्या कर सकते हो, इसको किस तरह से हल किया जाए। तो जो भी वो अनुमान करके बताता है उस पर आधारित प्रश्न बनाना चाहिए। आगे है परिकल्पना स्थापित। परिकल्पना स्थापित का मतलब होता है जो वह सोचा है उससे सिद्ध कराने संबंधी भी उसे प्रश्न बनवाना चाहिए या सिद्ध कराने संबंधी भी उसे उद्देश्य की रचना करनी चाहिए ताकि उस सब योग्यताओं का विकास विद्यार्थी के अंदर हो सके। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब जो कुछ भी अब तक हुआ है उसमें तुम्हें क्या उसका निचोड़ मिला, तुम क्या समझते हो, इस पर आधारित उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। जब इतना वो समझता है कि हमने क्या पाया क्या खोया तो जो है निष्कर्ष के साथ साथ निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न बनाना चाहिए। साथ में पूर्व कथन। अगर इतनी बात समझता है तो किसी बात को वह पूर्व कथन जैसे भविष्यवाणी करना, इससे भी आधारित कि आपको कैसा लगा कि आगे क्या परिणाम आएंगे, इस पर भी आधारित उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। प्रयोग के प्रकार का उद्देश्य की रचना करने पर ऐसे भी प्रश्नों की रचना या ऐसे भी उद्देश्य की रचना करना चाहिए बालक से, ताकि इस प्रकार से उसकी व्यापक मानसिक क्षमता व्यवहारिक रूप में उपयोगिता के संदर्भ में बन सके। आगे दवे जी ने बताया कि सृजनात्मक स्तर पर भी हमें उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। सृजनात्मक स्तर पर उद्देश्य की रचना करने हेतु इन मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। विश्लेषण करना मतलब किसी भी पहलू का जब विशेष रूप से आप जानेंगे, व्याख्या विशेष रूप से आप समझेंगे, स्पेशलाइज्ड ढंग से समझेंगे, तो विश्लेषण से संबंधित भी उद्देश्य की रचना करनी चाहिए बालकों से। आगे संश्लेषण। किसी चीज़ का सार तत्व क्या है, उसका मुख्य तत्व क्या है, सार तत्व क्या है, उसका क्या रहस्य है, उसका क्या आधार है, उस सार तत्व क्या है। जैसे होता है ना कि सार तत्व, जैसे आप पानी खौला देंगे तो पूरा उसमें सब उड़ जाएगा, सार तत्व कुछ नहीं बचेगा। कहने का मतलब जैसे आपने एक तरफ से जैसे सार तत्व का मतलब अगर नमक को समुद्र के जल को खौलाते हैं तो भाप उड़ जाएगा, सार में मतलब नमक मिलेगा। सार तत्व मतलब जो बचा अवशेष जो बचता है वही क्या कहलाता है? सार तत्व। तो वह किसी विषय के संदर्भ में उन सार तत्वों से, मुख्य तत्वों से, आवश्यक तत्वों से संबंधित भी प्रश्न की रचना या उद्देश्य की रचना करनी चाहिए ताकि सृजनात्मकता की क्षमता का विकास हो। अगला मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब जो कुछ भी प्रक्रियाएं घटित हुई हैं या घटित होंगी उन सब प्रक्रियाओं में क्या पाया क्या खोया, कितने लाभ में रहे कितने हानि में रहे, परिश्रम के अनुसार फल मिला या नहीं मिला, इस सब मूल्यांकन उसके महत्व का जो है, उसके स्वरूप का जो है से संबंधित उद्देश्य की भी रचना करनी चाहिए। सृजनात्मकता के उद्देश्य के निर्माण में इन सब बातों को ध्यान में रख करके सृजनात्मकता का उद्देश्य पाठ्य योजना में निर्माण करना चाहिए। अर्थात पाठ्य योजना को लिखते समय जो उद्देश्य की रचना की जाती है, चाहे वो सामान्य रूप से की जाती हो, चाहे
विशिष्ट रूप से की जाती है या विशिष्ट उद्देश्य बनाए जाते हों, उनमें इन 4 प्रकार के ही उद्देश्यों को बनाना चाहिए। इन 4 प्रकार के उद्देश्यों में विभिन्न 17 प्रकार की क्षमताओं में से आधारित, विभिन्न प्रकार की 17 मानसिक क्षमताओं पर आधारित उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। इस प्रकार से दवे जी ने बताया कि अगर इस प्रकार से पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य की रचना की जाए तो वह व्यवहारिक रूप से उद्देश्य होगा और बालकों के सर्वांगीण विकास के संग संग उद्दीपन और पुनर्बलन के साथ उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत और व्यापक ज्ञान उपलब्ध करा सकेगा। इस प्रकार से इन्होंने व्यवहारिक उद्देश्य के बारे में या व्यवहारिक उद्देश्य की रचना के बारे में डॉक्टर दवे जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जो मैसूर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से के माध्यम द्वारा अपनी बात भारत के लिए अनुदेशनात्मक उद्देश्य के अनुकूलन के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा समझाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।